प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी, आज हम टॉपिक करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नन्स्ट इक्वेशन। देखिए हेडिंग आप लोग डालें, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नन्स्ट इक्वेशन। नन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, वो आज के टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सब ध्यान से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए बेटा हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया एक। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। सब साथ साथ लिख ले बेटा, नोट्स बना ले अपने। टॉपिक को पहले पूरा समझे, फिर कोई डाउट हो तो हैंड रेज करना। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हमने एग्जांपल लिया एक, जेड एन सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, और इसकी हेल्प से हमने बना दिया ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ऐसी हमारी एक रिएक्शन। तो आपको पता है ये हमारी रिएक्शन है डैनियल शेल की। ये किसकी रिएक्शन है? डैनियल शेल की रिएक्शन है। और इस शेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये हमने पहले पढ़ रखा है, जिंक टू कॉपर इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब इसमें इंटरनल सर्किट में क्या चेंज होता है वो देखिए। इन द इंटरनल सर्किट, अगर मैं बात करूंगी इंटरनल सर्किट की, तो उसमें क्या चेंज होगा देखिए बेटा। सबसे पहले जो Zn सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2 प्लस एक्वस में। यही तो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं। और जो Zn2 प्लस आयन है वो मूव कर जाएंगे सॉल्यूशन में। आयन मूव्स इन ए सॉल्यूशन। जो Zn2 प्लस आयन बनेगा वो कहाँ चला जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन है जो आपका Cu2 प्लस एक्वस है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu सॉलिड में। और जितना भी Cu सॉलिड बनेगा ये सारा कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा? डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट, डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट। एक तरफ Zn सॉलिड सारा Zn2 प्लस एक्वस आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो ये आयन मूव होके कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशन में जाएंगे। और सेकेंड साइड में जो आपका Cu2 प्लस आयन है ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। इसका मीनिंग बेटा कि जो आपकी कॉपर मेटल बन रही है Cu2 प्लस, जो आपका Cu में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारा कॉपर आपका डिपॉजिट करना शुरू कर देगा ऑन द कॉपर प्लेट, ऑन द कॉपर प्लेट। तो ये दो चेंजेस हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में। डैनियल शेल की बात ये थी। अब इसके आगे थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, और क्या होगा। सारा जिंक 2 प्लस आयन तो सॉल्यूशन में चला गया। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तो यहाँ ZnSO4 का था ना, तो अब जो सल्फेट आयन है SO4 नेगेटिव आयन वो क्या करेगा देखिए। तो हम कहेंगे जो SO4 नेगेटिव आयन है comes outside from कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि सारा Cu2 प्लस तो कॉपर में कन्वर्ट होने लग गया। तो जो कॉपर सल्फेट में SO4 नेगेटिव आयन है वो क्या करे? तो जो SO4 नेगेटिव आयन है दे कम्स आउटसाइड फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड, तो जाना मत यहां से, एंड कंबाइन विद,
and combine with Zn2+ ion to form ZnSO4 solution. बेटा इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझे, मैंने क्या लिखा है। और बैठना ही है, इसको टोन करवा दो, दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये पॉइंट मैं क्या समझा रही हूँ, देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन थे, एक तो था CuSO4, एक था ZnSO4। CuSO4 में क्या था, जितना भी Cu2+ आयन था वो सारा कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो देखिए बेटा जो Cu2+ आयन था वो सारा कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ एक्सेस में क्या बच गया, SO4 2- आयन यहाँ एक्सेस में बच गया। अब एक बार ZnSO4 सॉल्यूशन की सोचो, ZnSO4 में सारा जिंक किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, Zn2+ में। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिंक से क्या बनता जा रहा है, Zn2+। ठीक है, तो Zn2+ बनने से कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जिंक 2+ आयन की। क्या करेगा लीड का, Zn2+ आयन इससे बनेगा, तो Zn2+ आयन एक्सेस में हो गया तो वो एक्सेस ऑफ SO4 2- आयन के साथ जुड़ेगा और उससे ZnSO4 सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम होगी और जो आपका जिंक सल्फेट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो अगर आपको ये पेज समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, दीपक जाखड़, कुमुद, तमन्ना, साहिल यादव, साक्षी, अनीशा, प्रिया शर्मा, हर्षिता, निशान, धनखड़, मयंक, निधि, ठीक है बेटा, आकाश, अरविंद, दीपक जाखड़, रुचिका, ओके, हिमांशु। तो चलो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे, विवेक, विपिन, योगेश, नीतू, हर्षित, ओके, अंतिम, कृतिका। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। अब इसके आगे फोर्थ पॉइंट देखिए और क्या होगा। फोर्थ पॉइंट है जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है CuSO4 सॉल्यूशन की, वो डिक्रीज होने लगेगी लगातार, डिक्रीज। तो बेटा फोर्थ पॉइंट हुआ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेज। फिफ्थ पॉइंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ, अब अगर कॉपर सल्फेट की घट रही है तो ZnSO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन इंक्रीजेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चिराग रेज हैंड, बेटा कोई डाउट है, 1 मिनट। शायद चिराग तक आवाज ही अब पहुंची है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, शायद चिराग को कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट। हाँ बेटा, वो समझ में नहीं आया पिछला। पिछला 1 मिनट बेटा, वापिस अभी लेके चलूंगी 2 मिनट बाद, ठीक है। तो देखो भाई, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन concentration of solution, it depends upon concentration of solution। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बेटा एक बार पूरा कर दो ये टॉपिक, फिर दोबारा एक बार समझा दूंगी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये सब चेंजेस होंगे इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंटिन्यूसली चेंजेस, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हुआ, एक ऐसा पॉइंट आएगा एट ए पॉइंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, आप साथ साथ लिख ले, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी अभी। एट ए पॉइंट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल। कभी ना कभी ऐसे होगा कि जो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बराबर हो जाएगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियली इक्वल हो गया तो जो करंट था उसका फ्लो अब रुक जाएगा, एंड द करंट स्टॉप्स flowing in the circuit. Current stops flowing in the circuit. करंट का मूवमेंट रुक जाएगा। इसका मीनिंग लास्ट पॉइंट ये हुआ कि जो रिएक्शन है that comes at equilibrium. रिएक्शन comes at equilibrium. रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इसका मीनिंग जो ई शेल है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ई शेल का मतलब जो सेल का पोटेंशियल है वही आपका जीरो हो गया। सेल पोटेंशियल जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था दोनों इलेक्ट्रोड का वो बराबर हो गया। जितना पोटेंशियल कैथोड का है उतना ही एनोड का हो गया, तो पूरा ई शेल आपका जीरो हो गया। तो एक बार आप यहां तक का लिख ले बेटा, जब मैं इस टॉपिक का ग्राफ करवाऊंगी ना तो आप सब बच्चे इस कंसेप्ट को बड़ा इजीली समझ जाओगे मैं इसमें करवा क्या रही हूँ। बस एक बार आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर ले पूरा। चलो ये पेज आपने लिख लिया है बेटा? अगर आप लोगों ने ये पेज लिख लिया है देन प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। विपिन, तमन्ना ने लिख लिया, ओके। योगेश, हिमांशु, आकाश, गौरव, हर्षिता, विवेक, साक्षी, मयंक, ठीक है बेटा। 1 मिनट में और रुक जाती हूँ, किसी बच्चे का रहता है तो लिख लो अभी। करो बेटा, शाबाश। मैं भी और रुकी हुई हूँ, फिर जब मैं इसका ग्राफ समझाऊंगी तो आप सबको समझ में आ जाएगा बेटा। रुचिका, 1 मिनट। हाँ बेटा बोलो रुचिका। वो चली गई शायद, क्लास से नेटवर्क इश्यू होगा। तो भी अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ ये सारे पॉइंट्स मैंने क्या क्या लिखवाए हैं। आप लोग देखना ध्यान से, सब समझ जाओगे। देखिए बेटा, टॉपिक हमारा चल रहा है डैनियल सेल का। ओवरऑल रिएक्शन इसकी ये होती है Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, और इससे हमारा बनता है ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन है। तो आप सबको पता है ये रिएक्शन हम मूव कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट साइड। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घटती है, तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन यहाँ घट रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, ZnSO4 एक्वस है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मेरे 2 पॉइंट तो उसमें यही थे कि कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये बात आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये Zn है। अब मैं इसको आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लूं तो CuSO4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, Cu2+। इससे क्या बन गया, Zn2+, साथ में क्या निकल गया, Cu निकल गया। तो आप सबको बेटा पता है जो Zn है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। सारा जिंक है, जिंक का चार्ज जीरो से क्या होता जा रहा है, +2। सारी जिंक मेटल Zn2+ आयन में कन्वर्ट होना शुरू होगी, मतलब Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो भी चार्ज बढ़ रहा है, 0 से +2 हो गया, इसका मीनिंग क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जब आपका जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसका बेटा क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। 1 मिनट बेटा। तो आप लोग खुद देख पा रहे हो, जिंक का चार्ज पहले 0 था, +2 हो रहा है, मतलब जिंक का कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इट मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल
घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा, ये डिक्रीज है। दोबारा लिख देती हूं मैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन, जो मैंने अब तक समझाया है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हर्षिता को शायद कुछ कंफ्यूजन है, 1 मिनट। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। हर्षिता बेटा बोलो। हर्षिता बेटा अगर आपको कुछ कहना है तो खुद को अनम्यूट करो, बोलो। नो, चलो। तो अब बच्चों इसके बाद सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखना। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया, जेडन से जेडन 2+ का हमने अब तक किया। अब इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए। सेकंड पॉइंट हमारा है जो ये Cu2+ है। आप लोग खुद देख पा रहे हैं ये किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है बेटा, Cu में। तो मैं इसको ये लिख लूं, Cu2+ से Cu। बोलो। तो चार्ज पहले कॉपर का +2 था, फिर कॉपर का चार्ज हो गया 0। तो चार्ज कॉपर का +2 से 0 हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स भाई इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब अगर रिडक्शन हो रहा है, इसका मीनिंग रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। रिडक्शन होने का मतलब ही क्या है कि क्या इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। और रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप लोग खुद ध्यान से इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को, और कंपेयर करके देखें यहाँ पे क्या है। इन दोनों पॉइंट्स को आप सब लोग कंपेयर करें। पहले केस में जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा था, और सेकंड केस में कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है। सेकंड केस में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। कहने की बात यह है, चाहे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में हो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हो, हमेशा दो इलेक्ट्रोड में से एक का पोटेंशियल इंक्रीज होगा और एक का डिक्रीज होगा। एक का लगातार घटता जा रहा है, एक का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे ऐसा होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाएगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो। क्योंकि एक लगातार ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक लगातार रिडक्शन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है। लगातार एक का बढ़ेगा, एक का घटेगा, तो कभी ना कभी एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बराबर आ गया, वहां रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। मतलब सेल की फंक्शनिंग वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा एंड रिएक्शन कम्स एट इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो जो आपका सेल का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट्स मेरे लिखे हुए समझ में आ रहे हैं तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, आकाश, कुमुद, निशांत, अनिशा, अंतिम, वेरी गुड। दीपेश, निधि, वैष्णवी, ओके बेटा। दीपक जाखड़, योगेश, मोस्टली बच्चे हैं, ओके। सोनिका, वेरी गुड। हिमांशु, नेक्स्ट। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद आप इस टॉपिक का ग्राफ देखिए ध्यान से। अब मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, तो मैं इसका ग्राफ नेक्स्ट पेज पे बनाऊं। ये पेज आपने लिख लिया होगा। ओके, अब मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। अभी आपको 3 पेज का काम करवाया है, किसी का कुछ रहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट पेज था आपका, ये सेकंड पेज है, और ये आपका थर्ड पेज है। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड फोर्थ पेज। ओके, इसमें हम करेंगे ग्राफ। तो मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरली हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, तो ग्राफ प्लॉट भी हम उसी कंडीशन में ही करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ली प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे लिया रिडक्शन पोटेंशियल।
रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों रिएक्शन आपको ध्यान ही है, ध्यान है ना, दो रिएक्शन हुई थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैं सीधा करूं बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड मेरे पास है Zn, और Zn से क्या बनता जा रहा था, Zn2 पॉजिटिव। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा था, डिक्रीज। लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो, और Cu2+ है और उससे Cu बन रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एक का तो रिडक्शन पोटेंशियल 0 से शुरू करती हूँ, लगातार बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से लगातार बढ़ रहा है पोटेंशियल विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और एक का रिडक्शन पोटेंशियल लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब कभी ना कभी एक स्टेज, एक पॉइंट ऐसा आया जहां दोनों का क्या हुआ, रिडक्शन बिल्कुल सेम हो गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहां दोनों का सेम क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बेटा कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या देखा कि जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके ऊपर इन दोनों का बराबर हो गया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये आपका पॉइंट आया जहां पे दोनों इलेक्ट्रोड का सेम हो गया क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे ई शेल, ई शेल का मतलब सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट पे सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो एक हमारी हुई बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और सेकंड हमारा हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुई। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीज। देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, Cu2+ वाले का। तो ये ग्राफ हो गया Cu2+ और Cu का, और रिडक्शन पोटेंशियल लगातार किसका घट रहा है, जिंक का। तो ये ग्राफ हुआ Zn2+ और Zn का, ठीक है। तो बेटा आपको ये ग्राफ समझ में आया, बताइए मुझे। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आया, शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके चिराग बेटा, अब अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी भी बच्चे को अब कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो अब आप देखो बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस टॉपिक को पूरा करें आप लोग। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपका ई शेल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 0। अब आप सबको पता है नॉनस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059/n इंटू log Q या log KC कर दो बेटा, बोलो। log Q वैसे हम लिखते हैं, पर चलो मैं पूरा लिखवाती हूँ आपको यहाँ पे। log Zn2+ aqueous Cu solid, बेटा चिराग 1 मिनट, नीचे है Cu2+ aqueous और Zn solid, Zn solid, ठीक है बेटा। एक बार मैं इस टॉपिक को ना कंप्लीट कर दूं चिराग, फिर ये टाइम हो जाएगा इस क्लास का। कोई डाउट आपका है तो नेक्स्ट लेक्चर में आते ही ले लेंगे। तो ये हमारी बेटा ई शेल हुई। अब आप सबको पता है जो Cu सॉलिड है और Zn सॉलिड है, इन दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है 1। तो ये टर्म आपकी 1 होगी और ये टर्म भी आपकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। यही होगा बेटा, ओके कर लोगे। तो अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमारा ये बना ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059/n
log, ऊपर तो बचा Zn2+ और नीचे क्या बचा Cu2+। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ई शेल आपका 0 हो गया, और जब ई शेल आपका 0 होगा तो उस स्टेज पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये Zn2+ एक्वस आयन की कंसंट्रेशन है और जो ये Cu2+ एक्वस आयन की कंसंट्रेशन है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी Kc की। Kc को मैंने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे माना कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc यहाँ पे क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्वल हो गया Kc के। तो अब आप बताओ ये क्या बन गई इक्वेशन? तो ई शेल तो हमारा क्या हो गया? 0 इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059/n log, और यहाँ पे क्या टर्म आ गई? Kc आ गई, log Kc हो गया। तो अब बताओ यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? ई नोट शेल इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाई n इंटू log Kc, इंटू log Kc हो गया बेटा। तो ये फॉर्मूला बना, मतलब log Kc निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? log Kc इक्वल टू n इंटू ई नोट शेल, log Kc इक्वल टू n इंटू ई नोट शेल डिवाइड बाय 0.059। ये सब हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, Kc का। तो Kc निकालने का फॉर्मूला क्या आया? log Kc इक्वल टू n इंटू ई नोट शेल डिवाइड बाय 0.059। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बची बेटा, इसका हमें करना है सिग्निफिकेंस। यहाँ पे क्या है Kc का? कोई भी कांस्टेंट हो उसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, तो यहाँ पे Kc का सिग्निफिकेंस क्या है कि Kc यहाँ बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। एक्सटेंट मतलब रिएक्शन कहाँ तक होगी, कितनी होगी। इट टेल्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और Kc बताता क्या है कि जितनी वैल्यू Kc की बड़ी होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kc, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kc मोर विल बी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जितनी Kc की वैल्यू बड़ी होगी उतनी वो रिएक्शन ज्यादा दूर तक जाएगी, ज्यादा रिएक्शन पूरी होगी, मोर विल बी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, आप लोग यहां तक का नोट डाउन कर लें।